हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। श्रद्धा, आरती, आलोक, डिम्पल, मयूरी, पल्लवी, संजीवनी, खदीजा, श्रेया भेरे, त्र्यंबक। हाँ श्रद्धा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, कल मैंने आपको जनरल पॉइंट्स आपको बता दिए थे। आज मुझे आपको मस्कुलर टिश्यू बताना है। मस्कुलर टिश्यू मतलब मुझे आपको मसल्स भी बताना है, मसल सेल भी पढ़ाना है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट मसल और मसल टिश्यू में अंतर क्या आता है, मसल सेल में अंतर क्या आता है, पहले इसको सुन लो आप। ये मेरी मसल है, आज मुझे इसलिए टी शर्ट पहन के आना पड़ा कि आपको थोड़ा समझ में आए। ये बाइसेप्स है, तो ये एक मसल है। ये भी मसल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। इनके अंदर जब आप काटते जाओगे, मैं अभी काट के दिखाऊंगा आपको, तो अंदर लास्ट में क्या आएगा, मसल सेल। तो मसल सेल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, सारे मसल सेल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, अल्टीमेटली आपके मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। आपको ये पूरा प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, तो कल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था क्या इसके बारे में आपको, पहले मुझे इतना बोलो। कल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था क्या आपको? यस सर। हाँ आलोक, थैंक यू। नोट्स का है, मैं तो ये ऐसे बस लिखता चलता हूँ उस पर। आलोक कह रहा है सर आपने नोट्स बहुत इजी और प्रिसाइज बनाए हैं। ठीक है, अच्छा है, थैंक्स। बट अपन जो देखते हैं ना उसी चीज को पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, तो कल मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया था आपको मस्कुलर टिश्यू, या थोड़ा बहुत पढ़ाया था, इतना बोलो। सर नहीं हुआ था। बिल्कुल भी नहीं हुआ था ना? ठीक है, नहीं सर। तो जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताए थे बेसिक, वो 5 टाइप के बताए थे। तो पहले हमने पढ़ा था साइक्लोसिस भी पढ़ाया था, अमीबॉइड मूवमेंट भी पढ़ा था, हमने सिलियरी मूवमेंट पढ़ा था, हमने फ्लैजिलर मूवमेंट भी पढ़ा था, और लास्ट में आया था अपना मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट ये यानी यहाँ पर आपको मसल्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ओके, तो मैं उसी को स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं ऐसे सोचो, स्टार्ट कुछ यहां से कर रहा हूं, कुछ स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं अपना। अरे भाई तू क्यों नहीं आ रहा है इसमें, पूरा इधर ही कर लेता, लो नया पेज बन जाएगा अपना। मस्कुलर टिश्यू, अब तुम इसको मसल्स भी बोलो तो भी वही आंसर आने वाले हैं, मसल सेल समझ के पढ़ो तो भी आंसर्स वही आने वाले हैं, मस्कुलर टिश्यू समझ के पढ़ो तो भी वही आंसर आने वाले हैं। क्योंकि मसल भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करता है, मसल सेल ही तो करता होगा, उसके रिजल्ट है ना आपके अंदर ये, जिससे आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है ना, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में कॉमन पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसका ऑरिजिन। ठीक है, बहुत कॉमन है ये, तो आज के बाद याद रखना, मस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, कैसा होता है, मीजोडर्मल। शायद मुझे लगता है कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, पढ़ाया था कल ये। यस सर। चलो ठीक है, रिपीट हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म होता है, कोई बात नहीं। मस्कुलर टिश्यू का या मसल्स का या मसल सेल का कुछ भी लिखा हो, इन सब का ओरिजिन आपको क्या, मसल्स नाम आ गया मतलब ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल। सिर्फ एक मसल है आपके बॉडी में, 2 मसल है ऐसा मान के चलो, जिनका ओरिजिन मीजोडर्मल नहीं है, यानी वो एक्सेप्शन है। आपकी आंखों में जो सिलियरी बॉडी है ना और आइरिस, ये दोनों मसल्स ओरिजिन में मीजोडर्मल नहीं है, इन दोनों का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। यानी मेरे बॉडी का जितना भी मस्कुलर टिश्यू है वो किससे डेरिवेटिव हुआ है, मीजोडर्म से, एक्सेप्ट सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, बिकॉज दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये एक्सेप्शन भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, साइड में आप अपने नोट्स जो बनाते हो लिखते चलना, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट, ये जीके के पॉइंट्स बनते हैं। जो बच्चे आगे आईएएस आईपीएस भी देना चाहते हैं ना, उनके लिए भी अगर सब्जेक्ट ऐसा बायोलॉजी रहता है ना, तो वो फिर उसमें काम में आते हैं। ठीक है, चलिए, ओरिजिन के बाद हम पढ़ते हैं इसका अमाउंट। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था, फिर से बताता हूं, आपकी जो टोटल बॉडी वेट है ना, या टोटल जो आपका बॉडी बॉडी है, बॉडी का 40 से 50% हिस्सा अकेले मस्कुलर टिश्यू ने बनाया, मसल्स ने बनाया। 40 से लेके 50%, यानी एवरेज आंसर कितना आ जाएगा, 45।
अब किसी के मसल्स वीक हैं तो 40% हो जाएगा, अब कोई के डोले सोले बहुत अच्छे हैं तो वो 50% भी आंसर काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी रेंज है, मैं कुल मिला के बुक्स ये कहना चाहती हैं कि आपके बॉडी वेट का सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा टिश्यू बनाता है, मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि टोटल टिश्यू 4 टाइप का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा आपका जो वेट में पार्टिसिपेट किया है, आपका जो बॉडी का मास है मेनली, वो किसकी वजह से आ रहा है बेटा, मस्कुलर टिश्यू की वजह से आ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, समझे मेरे बच्चों। चलिए ये हो गया, ओरिजिन हो गया, अमाउंट हो गया। चलो अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स के पहले मैं आपको थोड़ा करेक्टर बता दूं मसल्स के, वो करेक्टर सब पे अप्लाई होंगे। मैंने बोला ना, मसल बोलू, मसल सेल को मसल फाइबर बोलते हैं। राउंड फिगर में आपको जो आंसर देना वो एक ही देना है, अंतर है नो डाउट, लेकिन आंसर सबके लिए कॉमन होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं स्पेशल कैरेक्टर। चलिए, यानी इस पॉइंट का मतलब ये है कि मसल होने के लिए क्या खासियत होनी चाहिए। आप क्या हर चीज को मसल बोल दोगे क्या? मान के चलो ये मेरे पास वायर है, ये भी तो ऐसे ऐसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो क्या मैं इसको मसल बोल दूं क्या? नहीं बोल सकता ना। तो मसल होने के लिए उसमें क्या क्या स्पेशल पॉइंट होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मैं यहां पर ये बात करना चाहता हूं। तो आप इसको देखो और इसको फील करो, सिर्फ फील करो। देखो ये फील करके देखो आप, ये जो मसल्स है ना, आज मैं इसलिए टी शर्ट पहन के आया, तो मैं आपको अपने डोले दिखाने नहीं आया बेटा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली एक फील आए, ठीक है। और डोले इसलिए भी दिखा देता हूं कई बार कि आप फिट रहो। जब मैं इतनी एज में फिट रहने की कोशिश करता हूं तो आप तो मुझसे आधी उम्र से भी कम हो, 1/2 से भी कम हो, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर हम पढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मसल की ये खासियत होती है बेटा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिलैक्स भी होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होना ये मसल की एक खासियत होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा अपना, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स आपने न्यूरॉन्स में पढ़ा था। न्यूरॉन्स की दो खासियत थी ना, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी न्यूरॉन्स इंपल्स को जनरेट कर सकता था, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, और उसको कंडक्ट भी करता था। तो आपकी मसल सेल में भी खासियत होती है कि जब न्यूरॉन्स इसमें इंपल्स लाता है तो ये भी उसको कंडक्ट कर देता है, एक्साइट हो जाता है, ये भी जनरेट कर देता है इंपल्स के लिए, ठीक है। जब भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप पढ़ोगे तो न्यूरॉन किससे बाइंडिंग करेगा या किससे अटैच होगा या किसके साथ स्नैप्स बनाएगा, मसल्स के साथ, तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा वो मसल सेल के ऊपर फैल जाएगा और उसमें एक्साइटेशन पैदा कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आपको न्यूरॉन्स की तरह दिख रही है, इसको मैंने बोल दिया एक्साइटेबिलिटी, ओके। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट होता है बेटा अपना एक्सटेंसिबिलिटी। बड़े फोन आ रहे हैं लोगों के यार, चलो कोई नहीं, अपन फोन उठाते हैं किसी का, लेक्चर चालू है। तो अगला पॉइंट क्या, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी पता है क्या होता है, मैं कोई रबर नहीं मेरे पास यार, अगर मेरे पास एक रबर पड़ा हो तो मैं आपको दिखा दूं कुछ। चलो ऐसे देखो, आप इमेजिन कर सकते हैं ना, हम लोग किसी चीज को आप खींचो, देखो ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब उसकी लेंथ से ज्यादा उसको खींच लेना, ठीक है। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, एक्सटेंसिबिलिटी। और लास्ट जो कैरेक्टर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेटा क्या, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गया, एक्साइटेबिलिटी हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी। लगभग एक जैसे हैं। अब इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबल होना, देखो ये, हालांकि ये कार्टिलेज है बेटा, ये मसल नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। यानी मसल में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, आप कैसा भी कर दो उसको, यानी उसको आप मोड़ दोगे ना दोबारा डिकॉइल हो जाएगा। आप ऐसे कर दोगे ना रबर के, उसको रबर का कोई आपके पास एक
कोई चीज है, आप उसको ऐसे फोल्ड कर दो, छोड़ोगे तो वापस ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या है, इसकी इलास्टिसिटी है, ठीक है, यानी ये नेचर में इलास्टिक होगा, ऐसा इसका मतलब है। तो ये चार जो कैरेक्टर हैं वो क्या है, आपके मसल के कैरेक्टर है। हालांकि आप और भी जोड़ सकते हो, कंडक्टिविटी भी जोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी है तो उस इंपल्स को ये कंडक्ट भी कर देता है, ठीक है। बट ये मेन चार कैरेक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये मसल है तो उसमें ये चार पॉइंट आपको देखने को जरूर ही मिलेंगे। गॉट इट, गॉट द पॉइंट, बोलो जल्दी से मुझे। Yes, sir. संजीवनी बेटा समझ Yes, में आ रहा sir. है? Yes, sir. डिंपल, Yes, sir. खदीजा, Yes, sir. श्रेया पवार, जी sir. ओके, श्रद्धा। Yes, sir. अभी कभी याद कर लो ये चारों पॉइंट, देखो कुछ तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। मैंने बोला ना मसल्स को ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे तो सारे पॉइंट्स तो हो गए। ये मसल अपनी लंबाई से ज्यादा मतलब कहते हैं ना उसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैंने बोल दिया एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी इलास्टिक नेचर सबको पता है इलास्टिक कैसी होती है यार, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये समझ में आ रहा है आपका, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, हर मसल की वही बात है। आप अगर ये वाली मसल्स की बात करोगे तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तो मेरी उंगलियां मुड़ी, तो यहाँ मसल्स में देखो कुछ हो रहा है, देखो यहाँ पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब जाके उंगलियां मेरी फोल्ड हुई, मैंने उंगलियां फोल्ड नहीं की, मैंने इस मसल्स को फोर आर्म की जो आपकी मसल्स है ना इनमें कॉन्ट्रैक्शन किया। और एक्साइटेबिलिटी, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, ओरिजिन हो गया, अमाउंट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स, थोड़ा सा बोर्ड को छोटा कर लेता हूं, टाइप्स पढ़ेंगे। अगला अगला क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल या मस्कुलर टिश्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, चीजों से डरना नहीं है। मैं आपको मसल पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं मसल्स को अंदर तक काट के ले जाऊंगा, सेल लेवल तक लेके जाऊंगा, टिश्यू लेवल पे लेके जा रहा हूं मैं आपको, तो मैं आपको साथ में मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये फिर मैं आपको एनिमल टिश्यू में नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पे बोलूंगा सी द लेक्चर ऑफ लोकोमोशन, समझ गए? जैसे नर्वस टिश्यू आएगा बोलूंगा सी द लेक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, मैं आपको ऑलरेडी इन जगह पढ़ा चुका हूं। तो आप में जो मस्कुलर टिश्यू है या मसल है वो आप में 3 टाइप्स के हैं। अभी यहाँ पे एक ही एक नाम लिखूंगा मैं। पहला होता है हमारा स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों अपना विशरल मसल, या मैं स्मूथ लिख रहा हूं फिलहाल इसका नाम, जब पढ़ेंगे तब मैं इसके बहुत सारे नाम लिख दूंगा, ठीक है ना। और तीसरा होता है अपना दिल की मसल, कार्डियक मसल, यानी मसल्स या मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप। पहला हो जाएगा स्केलेटल मसल, दूसरा हो जाएगा स्मूथ मसल या विसरल मसल बोलते हैं, और भी नाम है बोलूंगा ना बाद में, तीसरा हो गया कार्डियक मसल, ठीक है। लोकोमोशन की जहां पे बात आती है तो वहां पे पार्टिसिपेट करता है बेटा स्केलेटल मसल्स, क्योंकि बोन से कनेक्टेड है। मैंने लोकोमोशन जब आपको डिफाइन किया था तो मैंने ये बात आपसे साझा की थी कि इसको मैंने स्केलेटल मसल क्यों बोलना है, क्यों ये आपके लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो लोकोमोशन चैप्टर में मुझे इसको डिटेल में पढ़ाना, फुल डिटेल, बाकी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को मैं जनरल 4-5 पॉइंट में खत्म कर दूंगा। लेकिन मुझे लोकोमोशन शो करना है तो ये जो काम हो रहा है ना कैसे हो रहा है, तो इसका आपको फुल डिटेल पढ़ना है अंदर तक। लेकिन मैं आपको स्केलेटल मसल्स पढ़ाने के साथ साथ ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि आप स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी समझ जाओगे और कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी समझ जाओगे बगैर पढ़े। बस मुझे ध्यान से सुनो, सुनोगे मुझे ध्यान से? चलो थोड़ा एसी कम कर लेते हैं, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो आपको जुकाम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट, रुको रुको, आपका मैं कुछ कटे पिट तो नहीं रहा है, हाँ ले लो ले लो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, ये तुम्हारे नोट्स हैं, ले लिया?
श्रेया पवार बोलो। जी सर, ले लिया। चलो 1 मिनट रुको जरा। अब मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूं स्केलेटल मसल, इसका डिटेल चलेगा ये आज के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में पूरी आपको उसको वर्किंग समझ में आ जाएगी। इतना आसान है, इतना आसान है कि तुम भी कहोगे सर सच में आसान है ये। ठीक है, सिर्फ लगता है। तो मैं अब यहां से उठा रहा हूं स्केलेटल मसल, मैंने उठा लिया और आजा, ये आ गया बेटा तुम्हारे सामने, लो। क्लियर है या फिर मतलब स्प्लिट तो नहीं हो रहा ना, ऐसे ब्लड तो नहीं हो रहा इमेज? नो सर। ठीक है, तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं स्केलेटल मसल। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्केलेटल मसल, मसल सेल नहीं, एक मसल्स को उठा रहा हूं। ये मैंने आपकी बाइसेप्स को उठा ली, मान के चलो मैंने यहां से उठाया और उठा के ये रख दिया, ये मेरी बाइसेप्स है भार्गव सर की, लो बोल दो हाँ। हाँ सर। ठीक है तो मैं आपको स्केलेटल मसल पढ़ा रहा हूं, तो इसके नाम देखो पहले, कितने नाम को देखो। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल सेल भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको मसल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल बोलते हैं इसको, वॉलंटरी मसल बोलते हैं इसको, स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं इसको, स्ट्राइप्ड मसल्स बोलते हैं। ये इतने सारे नाम हैं इसके, मैं इन नामों को पहले प्रूफ कर रहा हूं क्यों ऐसे नाम रखे गए। तो पहला है हमारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमेशा आपके बोन से कनेक्टेड रहते हैं, आपकी हड्डियों से कनेक्टेड रहते हैं, बोन से कनेक्टेड रहते हैं। और बोन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन, स्केलेटल एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटल? बोन। दे आर ऑलवेज, कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये नाम किस बेस पर रखा गया है? दे आर अटैच्ड विथ बोन, ये आपके स्केलेटल एलिमेंट से जरूर कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने स्केलेटल मसल, क्योंकि आपके बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड है, बोन से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए ये नाम हो गया। दूसरा है इसका नाम वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मतलब ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में। देखो मैं चाहूंगा तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, अब नहीं चाह रहा, लो अब नहीं चाह रहा, हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का मेरा बगैर चाहे हो रहा है क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, मैंने चाह फिर कर दिया, लो गर्दन मैंने मोड़ दी, लो अब नहीं मोड़ रहा। ये तो मेरे अंडर कंट्रोल में, ये मेरे वॉलंटरी अंडर कंट्रोल में है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया क्या? वॉलंटरी मसल। तीसरा नाम होता है इसका स्ट्रिएटेड मसल। जब आप इसको आगे देखोगे तो इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड आपको मिलेंगे, यानी पट्टियां सी मिलेंगी अल्टरनेट, तो उसको बोल दिया पट्टियों जैसा दिखने वाला, बैंडेड दिखेगा आपको, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स। ओके, हालांकि वो मायोफाइब्रिल्स के वजह से वो अपीयरेंस आएगा, बट मैंने ये बताया अभी यहां पर कि ऐसे नाम इसके क्यों रखे गए हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, ये एक मसल है, कोई भी ले लो आप, बाइसेप्स इसलिए दिखाते हैं कि ये बहुत कॉमनली आपको दिखता है। देखो इसका बीच का हिस्सा फूला हुआ है ना, बड़ा, देखो काफी, बोलो है कि नहीं? और लास्ट का पार्ट देखो नैरो हो गया, और इधर का पार्ट भी नैरो हो गया। आप इस मसल्स को भी देखोगे, इसको भी, तो बीच का देखो फूला हुआ हिस्सा है, बाद में ये पतला होता चला गया। तो कोई भी आप स्केलेटल मसल्स को उठाओगे तो उसका जो सेंट्रल बड़ा पार्ट है उसको बोलते हैं बेली, सेंट्रल एंड लार्ज पार्ट ऑफ मसल, central and large belly like part of skeletal muscle is called belly। ये फूले हिस्से को नाम क्या दे दिया मैंने? बेली। और लास्ट में देखो ये नैरो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहां पे भी नैरो हो गया, यहां पे भी नैरो हो गया, और उसी को बोलते हैं टेंडोन। क्या बोलते हैं? टेंडोन। तो मैं यहां पे ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर आपके स्केलेटल मसल बोन से कनेक्टेड होते हैं तो वो टेंडोन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी इसको काट के दिखाने वाला हूं। अभी मैं यहां से स्टार्ट करूं, मैं बिल्कुल शुरुआत से अंदर तक जाऊंगा। ये मसल्स को देखो, ये बेली दिख रहा है मेरा, दिख रहा है बाइसेप्स का बेली, बीच का फूला हुआ हिस्सा, बोलो जल्दी, और बगल से देख लो, नहीं तो हाँ बोलो जल्दी। यस। तो ये बेली है बेटा। अब थाई मसल को देखोगे, आप काफ मसल को देखोगे, तो बीच का जो हिस्सा रहता है वो काफी एनलार्ज रहता है, उसको हम बोलते हैं बेली, और उसके जो लास्ट एंड्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं टेंडन। यानी टेंडन मसल का हिस्सा है बेटा। एक्सटेंशन ऑफ मसल इज कॉल्ड टेंडन विच कनेक्ट मसल टू बोन। यही टेंडन तो आपकी हड्डियों से जुड़ा रहता है, समझे?
तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है, मैं अगली इमेज में आपको दिखाता हूं, पहले एक चीज और पढ़ लो। जैसे आपने क्रिकेटर देखा है, ठीक है, आपने सुना होगा हैमस्ट्रिंग मसल पुल हो गया, या आपने सुना होगा स्ट्रेन हो गया, या मसल में खिंचाव आ गया, ऐसी बातें होती ना। क्रिकेटर्स, उनके फिजियोथेरेपिस्ट बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों श्रेया भेरे, जल्दी बोलो। यस सर। या क्रिकेटर आता है फिर लंगड़ाने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, अपना हेलमेट निकालता है, ग्लव्स निकालता है, फिर वो डॉक्टर आता है ना किट लेके, वो फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, फिर बोलता है पैर ऐसा करो ऐसा करो, होता है ना। जब कोई 100 मारता है तो लंगड़ा के चलने लगता है ऐसे ऐसे। वो क्या लंगड़ी खेल रहा था वहां पे क्रिकेट के मैदान में? लंगड़ी खेल रहा था क्या वो? नहीं। पता है क्या हो जाता है उसको? सोचो, मेरी ये मसल है, मेरी ये मसल है, और मसल का आखिरी हिस्सा क्या है? ये टेंडन। अब ये टेंडन दिखता नहीं, आप टच करोगे तो यहाँ पर रस्सी ऐसे टच हो रहा है, देखो ये टेंडन क्लियर दिखता है, यहाँ वाला देखो, ये दिख रहा है ना क्लियर? तो मसल का एक्सटेंशन टेंडन है, तो बाइसेप्स में 2 टेंडन है बेटा, 2। टच करो अपना अपना हाथ, यहाँ पर देखो रस्सियां हैं ये 2, तो इसको बोलते हैं बाइसेप्स। ये होती है आपकी ट्राइसेप्स, ये ट्राइसेप्स है ये वाली मसल। और ये डेल्टॉइड बेटा, देखो ये जहां पे बीसीजी लगता है लेफ्ट साइड में लगता है, हालांकि ये डेल्टॉइड है, आपकी डेल्टॉइड मसल्स है ये ट्राइसेप्स है, और ये बाइसेप्स है। बाइसेप्स आप जो डंबल करते हो, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपकी क्या है बेटा? डेल्टॉइड, ये वाली देखो, ये देखो ऐसे करो, ये डेल्टॉइड है, समझ गए ना? जिसपे बीसीजी का वैक्सीन लगता है आपको, हालांकि वो वैक्सीन इंट्राडर्मल होता है, सबक्यूटेनियस होता है, त्वचा में लगाते हैं, स्किन में लगाते हैं। मैं मसल्स की बात कर रहा हूं, ये डेल्टॉइड मसल्स है, और ये ट्राइसेप्स है, और ये बाइसेप्स है। समझ गए थोड़ा बहुत? तो जिम में बोलते हैं ना मैं ट्राइसेप्स कर रहा हूं, मैं बाइसेप्स कर रहा हूं, तो मैंने किसी को डेल्टॉइड करते हुए नहीं देखा कि मैं डेल्टॉइड कर रहा हूं। डेल्टॉइड कोई नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो अपन इसको मसल पुल की मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी आपका मसल खिंचेगा, मसल पुल होगा, खिंचेगा, तो मसल के लास्ट पार्ट का टेंडन, तो जब मसल स्ट्रेच होगा या मसल पुल होगा तो टेंडन थोड़ा सा डैमेज नहीं हो जाएगा? तो इसमें जो स्ट्रेचिंग होती है या टेंडन में जो डैमेज होता है या ओवर स्ट्रेचिंग होती है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन या मसल पुल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन या मसल पुल। जो क्रिकेटर्स को जनरली देखे जाते हैं हैमस्ट्रिंग मसल पुल, वो थाई, अपनी थाई को पकड़ लेते हैं, ऐसे लंगड़ा के चलते हैं, उनको हैमस्ट्रिंग मसल पुल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मसल पुल को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और ये ज्यादा डैमेज नहीं है, थोड़ा बहुत करके ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात आती स्प्रेन की, जिसको बोलते मोच आना। स्प्रेन, ये स्ट्रेन है बेटा। अब बात कर रहा हूं मैं स्प्रेन की, ऐसा नाम आता ना कई बार, स्प्रेन, जैसी को बोलते हैं ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट, आइटिस मतलब स्वेलिंग। तो बेटा आपके जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, अब मैं यहाँ पर कैमरे पर सिर्फ एक जॉइंट्स दिखा पाऊंगा, क्योंकि इससे आगे का मैं खुद ही नहीं दिख रहा कैमरे में, ठीक है। तो ये जॉइंट है मेरा, ये जॉइंट है, ये कलाई पर भी जॉइंट है, कहीं भी जॉइंट देखो आप, कोई सा भी जॉइंट ले लो। तो जॉइंट क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन 2 बोन, 2 बोन के बीच में जो आपस में कनेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं जॉइंट। इंग्लिश में, लैटिन में क्या बोलते हैं? ऑर्थ्रो। आपने सुना होगा ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, ऑर्थ्रोलॉजी होता है। तो ऑर्थ्रो का मतलब क्या है इंग्लिश में? जॉइंट, ठीक है। तो एक मसल तो, एक बोन तो ये है, और एक बोन ये है। इन दोनों बोन के बीच में एल्बो जॉइंट बना के नहीं बना? बोलो जल्दी से। हाँ सर। सोचो, इस जॉइंट को फिक्स करने के लिए एक लिगामेंट यहां चिपका होगा, और वही चिपक के यहां पे आया होगा इससे। यानी बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। जबकि टेंडन किसका काम करता है? मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट? लिगामेंट कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन एट जॉइंट। तो आप मेरा अगर हाथ ऐसे मरोड़ोगे तो देखो मेरा जॉइंट भी मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? इसको बोलते हो मोच आना। ये हो जाएगा आपका स्प्रेन, ऑर्थराइटिस। अब ये जनरली कहां पे देखा जाता है? आपके जो एंकल जॉइंट है ना, जो गर्ल्स हील्स पहन के चलती है, खास करके स्टार्टिंग में मॉडल्स को फॉलो करते हैं ना, कई बार तो हम बहुत बड़ी हील्स लेके आ जाते हैं, तो पैर फिसल जाता है। लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी गेम खेलते हैं, तो गड्ढे वड्ढे में पाँव आता है, तो उनके पैर में मोच आती है कि नहीं आती है? उसको बोलते हैं स्प्रेन। वहां पे क्या डैमेज होता है बेटा?
लिगामेंट। वहां पे क्या क्या डैमेज होता है? लिगामेंट। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ना, स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग और डैमेजिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन और आर्थराइटिस। इसको बोलते हैं, मैं हिंदी में तो बोलते हैं मोच आना, मराठी में क्या बोलते हैं? लचक आना। क्या बोलते हैं मराठी में? बोलो बेटा मुझे। पैर मोच जाता है तो मराठी में क्या बोलते हैं उसको? उचकला। क्या? उचकला। लचकला। उचकला। आलोक ने कुछ लिख के भेजा है, पायला मुंग्याला। चलो ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो उस पे आप लगाते हो मूव, आता ना, ऊ से आहा तक, या हिमानी फास्ट रिलीफ, आयोडेक्स, पता नहीं क्या, मैं क्यों किसी का ऐड कर रहा हूं यार, समझ गए ना? तो वो थोड़ा सा सीवियर कंडीशन है, लेकिन जो स्ट्रेन है आपको वो लेस सीवियर, ये लिखा है लेस सीवियर, ये मोर सीवियर हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो एक में आपका लिगामेंट डैमेज हो रहा है और एक में आपका टेंडन डैमेज हो रहा है, ठीक है? तो मसल पुल या स्ट्रेन आर सेम थिंग, व्हाइल स्प्रेन, आर्थराइटिस, या आप बोल दो मोच, जो आपने बोला है मुंग्याला, लचका, जो भी बोला आपने, ये इसको बोलते हैं मोच आना, ठीक है? आर्थराइटिस होता है। इनमें हम कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कोई भी पेन किलर खा सकते हैं आप, उसको 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो पैर में मोच तो सभी को आती है, हम रनिंग करते हैं तब भी कोई गड्ढे वड्ढे में पैर आता है तो वो ज्यादा चांस रहते हैं, लेकिन लेकिन मसल पुल भी होता रहता है, ठीक है ना? मैं आपको वो इमेजेस दिखाता हूं जो आपके मसल को बोन से जोड़ रहे हैं। देखो बेटा, ये डायग्राम क्लियर बता रहा है कि ये आपकी भार्गव सर की बाइसेप्स है और ये मेरी हड्डी है। ये कौन सी बोन है आपकी? ह्यूमरस बोन। देखो ये हड्डी नहीं है हाथ में, ये उस बोन से ये जुड़ा हुआ है टेंडन के थ्रू। देखो ये टेंडन है, समझ में आया? मसल इज कनेक्टेड विथ बोन थ्रू टेंडन, या बोल सकते हो टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, ठीक है? और टेंडन किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा तो ये दिखने में सफेद रंग का होगा, क्योंकि जो आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो व्हाइट फाइब्रस का बना होता है, या जो व्हाइट फाइब्रस है उनका नाम है व्हाइट फाइब्रस, ठीक है? तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है टेंडन। तो टेंडन नेचर में थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होता है, ठीक है ना? अब जो इलास्टिन फाइबर्स होंगे वो वाली चीज सॉफ्ट होगी, वो लिगामेंट में रहती है। लिगामेंट में मेनली क्या होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स। लेकिन जो आपका टेंडन है उसमें मेनली क्या होता है? देखो ये रस्सियां देख रहे हैं, टेंडन की रस्सियां, ये रस्सियां, इनमें क्या है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये देखने में आपको, अगर आप स्किन कट करके इनको निकालना चाहोगे ना देखने के लिए, तो ये भी आपको व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। समझे प्यारे बच्चों? चलो अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया बोन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल, क्योंकि ये आपकी बोन से कनेक्टेड रहते हो। मैं इस डायग्राम लेके आया आपको, वो दिखा भी रहा हूं और ये भी दिखा रहा हूं कि टेंडन के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो ये मसल है, इसको मैं काटता हूं, ठीक है? कैसे काटेंगे? ये मेरी मसल है, ठीक है? अब मैंने इसको यहां पे काटा, देखो ये ब्लेड से कट, और मैंने ऐसा व्यू दिया आपको, मतलब ऐसा। तो सोचो मैंने इसको काटने के बाद इसको सीधा कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया सीधा, क्योंकि मसल तो बेटा ऐसी होती है। अब मुझे सामने से दिखाना है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो आप, तो आपको आगे से ऐसा नहीं दिखेगा। नाम यहाँ भी लिखे बेटा, बट यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो मैंने अलग से भी बना दिया। ये मसल का स्ट्रक्चर है, ये मसल सेल का नहीं है। मैं एक मसल को काट के दिखा रहा हूं जिसका बीच का हिस्सा बैली था और लास्ट के नैरो पार्ट क्या थे? टेंडन थे। और इन्हीं जो लास्ट के एजेस हैं, एंड्स हैं मसल के, इन्हीं के थ्रू मसल ओरिजिन होता है और इन्हीं से इंसर्ट होता है। अब आप बोलोगे ओरिजिन और इंसर्शन का मतलब क्या होता है? हालांकि मेडिकल साइंस में आप पढ़ने वाले हो, मसल का जो फिक्स पॉइंट है जहां पे वो मूवमेंट नहीं करता। आप मेरी बाइसेप्स की बात करो, देखो तो बाइसेप्स कहां पे मूव कर रहा है मेरा? यहाँ पे। बाइसेप्स यहाँ पे मूव कर रहा है क्या? देखो नहीं कर रहा है बेटा। यहाँ पे मूव कर रहा है क्या बाइसेप्स? ये बाइसेप्स यहाँ पे मूव कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे कर रहा है। तो जो मोटाइल एंड है मसल का उसको हम बोलते हैं इंसर्शन, और जहां से जो नॉन मोटाइल एंड है मसल का उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यानी मसल जहां से ओरिजिन करती है वो हिस्सा नॉन मोटाइल होता है, और जहां पे वो इंसर्ट होता है वो हिस्सा क्या होता है? मोटाइल होता है। तो आप आगे चल के पढ़ोगे मसल का ओरिजिन और इंसर्शन के पॉइंट एमबीबीएस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चंस भी आते हैं किस मसल्स का
कहाँ से ऑरिजिन होता है, कहाँ पे इंसर्शन होता है, और 639 मसल्स आपको पढ़ने हैं मोर देन, ठीक है। तो मैंने एक मसल को काट के दिखाया। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये है आपका मसल का, और खास करके स्केलेटल मसल का डायग्राम है ये, स्केलेटल मसल है ये, समझे क्या? मसल सेल नहीं है, मैंने पहले बोल दिया ये आपका स्केलेटल मसल है। मैं इसको काट के दिखा रहा हूं, मैंने ये काट दिया बीच से। ये मसल जो इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा, देखो ये ऐसे ही होगा ना डायग्राम, मैंने काट दिया बीच से, लो ये चाकू से कट। तो आपको ऐसे करके मैंने सीधा करके सामने से दिखा रहा हूं। जो आपका लेटरल व्यू था वो मैं सामने से दिखाऊंगा, तो सामने से गोल गोल नहीं दिखेगा मसल्स, ये हिस्सा आपके सामने कर दिया तो ऐसा दिखेगा। तो देखो, आप यहां से स्किन काटोगे, सबसे पहले स्किन हटा दो, उसके बाद आएगा आपका फैट, सबक्यूटेनियस फैट, उसको काट दो। थोड़ा बहुत इरेगुलर टिश्यू आएगा, उसको काट दो। उसके बाद आपकी मसल्स एक्सपोज हो जाएगी, मसल दिखने लगेगी। तो मैं डायरेक्ट आपको मसल से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मसल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली, उसको बोलते हैं इपीमाइसियम। क्या बोलते हैं? इपी। इपी मतलब होता है ऊपर, माइसियम मतलब, मायो मतलब मसल। कल ही बोला था मैंने आपको, अगर कहीं पर सार्को लगा है या मायो लगा है, इसका मतलब क्या होता है? वो चीज मसल से रिलेटेड होती है। तो जो मसल्स की आउटर कवरिंग है, देखो ये पूरी मेरी मसल्स है, बाइसेप्स मान के चलो। तो मसल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, ये मैं हटा दूं, ये क्यों बना के रखा है मैंने? तो मसल की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं इपीमाइसियम। देखो ये मसल की, पूरी मसल की कवरिंग, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी में लिखा ना फेसिया, लिख दो बेटा फेसिया, ठीक है। यानी पूरी जो मसल की कवरिंग है, मसल्स की जो पैकिंग कर रहा है बाहर से पूरा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मसल इज कॉल्ड इपीमाइसियम। इपी मतलब ऊपर होता है और माइसियम मतलब मसल होता है। तो मुझे कुछ ज्यादा इसमें बोलना भी नहीं चाहिए। अब आपने इपीमाइसियम काट दिया, और ये इपीमाइसियम काय का बना है बेटा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, क्योंकि आउटर लेयर है तो उसको हार्ड होना चाहिए, और हार्डनेस देने के लिए कौन है आपके पास, कुदरत के पास? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो एपीमाइसियम काय का बना होगा? मेनली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ओके, चलिए अब मैंने एपीमाइसियम को कट किया, उसके अंदर गया, तो अंदर ये व्हाइट व्हाइट कलर है ना, इसको आप मान लो ये एक चीज है, ठीक है। और अंदर ये बंडल्स है बेटा, बंडल। देखो ये बंडल, ये दिख रहा है आपको? देखो ये बंडल दिख रहा है सबको रियल में? ये रियल डायग्राम है, आप देखो ये बंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये बहुत सारी बंडल, इनको बोलते हैं बंडल। बंडल को बोल दो मेडिकल टर्म में फेसिकुलस। यानी स्केलेटल मसल सेल के अंदर पूरी कवरिंग का नाम था एपीमाइसियम, उसके अंदर कुछ बंडल्स दिखते हैं, उनको बोलते हैं बंडल। बंडल मतलब फेसिकुलस, ठीक है। अब इन बंडल्स के चारों ओर भी फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू भरा होता है। देखो ये भरा है, जिसको मैंने कोई कलर नहीं दिया है, नहीं व्हाइट कलर को, आप क्या मान के चलना, एक टिश्यू और भरा हुआ है। सबसे बाहर वाली लेयर क्या थी? एपीमाइसियम। उसके बाद बंडल के चारों ओर जो टिश्यू भरा हुआ है उसको बोलते हैं बंडल के चारों ओर वाला, यानी पेरीमाइसियम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पेरीमाइसियम। यानी पेरीमाइसियम, पेरी मतलब होता है सराउंडिंग, चारों ओर, अराउंड। माइसियम मतलब भी मसल वाला चल रहा है। तो बंडल के चारों ओर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है उसका नाम मैंने क्या दे दिया? पेरीमाइसियम। तो पहले आप मसल को काटोगे तो किस लेयर को काटना पड़ेगा आपको? एपीमाइसियम। जैसे आपने एपीमाइसियम को काटा तो उसके अंदर क्या मिलेगा? जस्ट नीचे आपको पेरीमाइसियम, और वो किसके चारों तरफ है? इन बंडल के चारों तरफ है, इन बंडल के चारों तरफ है, ठीक है ना। अब ये मैं आपको बंडल तक लेके आ गया। अब बंडल के अंदर घुस जाओ, तो बंडल के अंदर ये जो ग्रीन कलर के दिख रहा है ना बेटा, ये आपके मसल सेल है। ये पूरी क्या है? मसल। यानी मसल से, मसल के अंदर मसल सेल्स हैं, इतने अंदर जाके बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये मसल सेल है, और मसल सेल को हम बोलते हैं मसल फाइबर। तो इन बंडल के अंदर ये मसल सेल है। देखो एक मसल सेल, दो मसल सेल, ये लंबे होंगे ना। अब मैं बोर्ड पर ऐसा लंबा करके कैसे बना दूं? इमेजिन कर लो बेटा। ये तो यहाँ देखो, ये तो लंबे लंबे होंगे ऐसे, ये अंदर जब काट के देखोगे इसको, ठीक है ना। तो ये मसल सेल, ये मसल सेल, ये मसल सेल, ये मसल सेल। और जो मसल सेल है, मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको पता है हम क्या बोलते हैं बेटा? कोई बता सकता है मुझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल को क्या बोलते हैं? हु टेल मी? मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? आरती ने बता ही दिया है, सार्कोलेमा। वेरी गुड, वेरी गुड, सार्कोलेमा बोलते हैं बेटा।
बाकी बच्चे पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहे, मुझे ये भी ताज्जुब लग रहा है यार। चलो तो देखो ये जो मसल सेल है जो आपको अंदर सर्कल दिख रहा है, ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर मतलब मसल सेल, जबकि ये पूरी मसल थी। इसके अंदर मैं यहां तक लेके आ गया आपको, यहां तक देखो, यहां तक ये आपका मसल फाइबर है। तो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है ना उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। तो आप इस बंडल के अंदर क्या भरे पड़े हैं? आपके मसल सेल। लेकिन मसल सेल के चारों तरफ भी ये पिंक कलर का भरा हुआ है ना कुछ, देखो ये भरा हुआ है पिंक कलर का, नहीं भरा हुआ है क्या मसल सेल के चारों ओर? तो जो मसल सेल के आसपास ये बंडल के अंदर पिंक कलर का आपको दिख रहा है, पर्पल कलर का, वो हो गया एंडोमाइसियम। यानी एंडोमाइसियम कट करोगे तो डायरेक्ट आपको मसल की सार्कोलीमा दिख जाएगी, और आप मसल की सार्कोलीमा को काटोगे तो आप मसल सेल के अंदर घुस जाओगे। अब मसल सेल के अंदर क्या मिलेगा? वही साइटोप्लाज्म मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, ये सब मिलेंगे आपको। स्टोरी समझ में आई? मैं आपको बाहर से अंदर लेके चला गया तो आप अंदर तक पहुंचे, तो इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है क्या? मैं आपको लेके गया एपिमाइसियम, ये मेरी मसल्स की जो मेम्ब्रेन है, मसल की जो कवरिंग है वो है एपिमाइसियम, लेकिन मसल सेल की जो कवरिंग है वो क्या है? सार्कोलीमा। तो एपिमाइसियम, उसके नीचे पेरिमाइसियम, उसके अंदर फेसिकुलस यानी बंडल, बंडल के अंदर एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम के अंदर फिर मसल सेल जिसकी कवरिंग को बोल दिया सार्कोलीमा। अब उसके अंदर घुस जाओगे तो डायग्राम में जगह नहीं है, पर आपको मसल सेल में जो कुछ होता है वो अभी पढ़ाऊंगा, सेल को दिखाऊंगा। अभी यहां तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मयूरी, वासु, डिम्पू ने तो पहले ही थम्स अप कर दिया है। नो डाउट सर। त्र्यंबक, त्र्यंबक बेटा, ओम पाटिल, चलो श्रद्धा। नो सर। चलिए चलिए, मुझे लगता है मैंने आपको ये मसल की स्ट्रक्चर पढ़ा दी। मसल, अगर आपको नर्व पढ़ना हो ना, नर्व, तो आप इसी डायग्राम को फॉलो कर लेना। सेम डायग्राम होता है नर्व का। नर्व अलग है, नर्व फाइबर अलग है, और नर्व सेल अलग है। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, और नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन, और नर्व मतलब बहुत सारे एक्सॉन का बंडल, वो होती है नर्व। तो जब आप नर्व पढ़ोगे ना तो यहाँ पे क्या कर देना आप? इपीन्यूरियम, यहाँ पे क्या कर देना? पेरीन्यूरियम, यहाँ क्या कर देना? एंडोन्यूरियम। उसके बाद क्या आ जाएगी आपको? न्यूरिलीमा। फिर क्या आ जाएगा? खुद एक्सॉन आ जाएगा। एक्सॉन के अंदर क्या होगा? एक्सोप्लाज्म। सेम डायग्राम आप नर्व पे अप्लाई कर देना, बस जहां पर माइसियम लिखा है वहां पर आपको न्यूरियम कर देना है। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? इतना आसान है बेटा चीजों को पढ़ना, अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत आसान होने वाला है। चलिए अब मैं आपको मसल सेल तक लेके आ गया, तो मैं यहां से एक मसल सेल उठा लूं जो ग्रीन वाला है, एक मसल सेल यहां पे उठा रहा हूं। देखो ये मसल फाइबर लिखा है ना, मसल फाइबर को मसल सेल बोलते हैं। मसल के अंदर, इतने अंदर जाके आपको क्या मिल गया? मसल फाइबर। तो एक को उठा लूं यहां से, देखो ये उठा के दिखा रहा हूं मैं, उठा लूं क्या? जल्दी बोलो। हाँ सर। ये मैंने उठा लिया, ये मेरे हाथ में पकड़ लिया, ऐसा होगा लंबा फाइबर है ना, लंबा होगा ना, एलोंगेटेड। और अगले पेज पे मैं उसको अपने हाथ से बनी हुई डायग्राम के फॉर्म में लेके आ गया। हालांकि मेरे पास अच्छा डायग्राम भी है ये वाला। तो किससे पढ़ाऊं बेटा, इससे के पहले वाले से? सर इससे ही पढ़ो। इसमें क्या है, मैं चीजों को थोड़ा आपको बता पाऊंगा। इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इमेज क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा फील हो रहा है क्या? हाँ सर। चलिए उसमें क्या यार उन्होंने, चलो ठीक है इससे पढ़ा देता हूँ, क्या दिक्कत है? कोई कोई गल नहीं, अपन इससे पढ़ लेते हैं। ठीक है ठीक है, ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है आपको? ये आपकी मसल सेल है, ठीक है। ये उसकी मेम्ब्रेन मान लेना आप, ये देखो ये उसकी मेम्ब्रेन है बेटा। लो ये डायग्राम किसका है बेटा? मसल फाइबर का है।
या मसल सेल का है। उसमें भी खास करके मैं आपको मायोफिलामेंट के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, चलो मैं सब बात करूंगा। ये मसल सेल अगर मैं इसको मान के चल रहा हूं तो मुझे डायग्राम में थोड़ा सा एडिटिंग और करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, ये आपका स्केलेटल मसल सेल है और ये क्या था आपका स्केलेटल मसल, ये क्या है स्केलेटल मसल सेल। समझे? पहले क्या पढ़ना ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे इतना बोलो बेटा, आप क्या पढ़ रहे हो? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। नहीं ऐसी हवा में पढ़ते जा रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है, ये रोड जैसी ट्रेन की वो पटरी बिछा दी सर ने, ऐसा तो नहीं लग रहा? No, sir. और लग भी रहा तो लगता रहे भैया। फिर अगर जिसको अगर ये रेल की पटरी दिख रही है तो फिर तो मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा, ट्रेन की पटरी तो नहीं है ये। चलो तो देखो, ये मसल फाइबर है या मसल सेल है? तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? हालांकि यही से मेम्ब्रेन मान ली मैंने, गलत बना दी यहाँ पर, ये खुद ही मेम्ब्रेन है बेटा यहाँ पर। तो ये इतनी मोटी मान लो, इसको मैं बोलूंगा सार्को लेमा। जल्दी से बोलो, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलीमा। मसल सेल भी एक सेल ही है ना, तो नॉर्मल सेल में जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा। बस मसल वाले के केस में आपको क्या करना है, आपको सार्को लगा देना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलीमा। ठीक है, अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होगा बेटा, ये जो अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, ये मैं बस एक जगह डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। कोई भी सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, तो ये भी तो एक सेल है, तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा? सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा। और उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है ना, उसको नाम दे दिया मैंने सार्कोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस भी होगा, सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन याद रखना बेटा ये आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। आपका जो स्केलेटल मसल सेल है इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, एक से ज्यादा होते हैं, और वो भी किनारों पर होते हैं, पेरीफेरी में होते हैं, बीच में नहीं होते हैं, क्योंकि बीच में आपका मायोफाइब्रिल्स फिलामेंट्स मिलते हैं, मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं, मायो या फिलामेंट्स मिलते हैं, मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो किधर होता है? हालांकि इसमें यहाँ पे लिखा है यार, चलो मैंने लिख दिया ना सार्कोप्लाज्म। अब मैं इसका न्यूक्लियस बना रहा हूँ बेटा, देखो एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, ऐसे अंदाज से बना रहा हूँ बेटा ना, एक यहाँ पर है, ये सब क्या है? न्यूक्लियस है। तो आप मुझे बताओ इस डायग्राम को देख के, क्या इसमें मैंने एक न्यूक्लियस बनाया? क्या ये मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल यूनी न्यूक्लिएटेड है क्या? Yes, sir. No, sir. ना ना, ये कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटियम। उसके लिए एक टर्म है, मेडिकल टर्म क्या बन जाएगा? सिंसाइटियम। दो नाम होते हैं, सिंसाइटियम और सिनोसाइटिक, दोनों का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होता है, बस कैसे बनता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड उस पर डिपेंड करता है आप उसको क्या बोलने वाले हो। तो जनरली शब्दों पे ध्यान देना, नहीं कुछ भी बोलो, जनरली एनिमल के अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी वो हो जाएगी सिंसाइटियम, और प्लांट में जनरली जो मिलती है उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस दो सेल के फ्यूजन से एक सेल बनी तो भी दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, या न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको आप सिंसाइटियम बोलोगे या सिनोसाइटिक बोलोगे। फिर भी आप आजकल बहुत सिंपल पेपर आता है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, तो मैं यहां पर लिखता हूं ये न्यूक्लियस है बेटा, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। और एक न्यूक्लियस नहीं है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच भी होंगे, और ये कहां पर होते हैं? पेरीफेरल पार्ट में होते हैं, बीच में नहीं होते हैं, और लगभग ये ओवल शेप होते हैं, हालांकि राउंडेड भी हो सकते हैं, बट मैंने ओवल बनाने की कोशिश की है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से स्केलेटल मसल सेल्स को बोलते हैं सिंसाइटियल कंडीशन या सिंसाइटियम, SYN। स्पेलिंग अपने हिसाब से लिख लो और ओवरराइट करते लो डायग्राम के ऊपर, आप नोट्स बनाते चलो, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो सार्कोलीमा है, ये सार्कोलीमा कुछ एक जगह पर अंदर धस जाती है, देखो ये धस गई अंदर, ये धस गई अंदर, देखो ये
धस गई कि नहीं धस गई बेटा, जल्दी बोलो मुझे। एट Yes, सम प्लेसेस yes, sir. हाँ सर। सार्कोलीमा इनवेजिनेट, कुछ एक जगह पर मसल की जो मेम्ब्रेन है, मसल सेल की, सॉरी अब मसल नहीं बोल सकता मैं, मसल सेल बोलना पड़ेगा अब मुझे बार बार। एक गलती से मसल निकल जाए तो आप उसका मतलब क्या निकालना, मसल सेल। अब मैं आपको मसल नहीं पढ़ा रहा हूं, मसल सेल पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो मसल सेल की सार्कोलीमा है वो कुछ एक जगह पर अंदर धस जाती है, देखो ये इनवेजिनेट हो गई, अंदर प्रोजेक्ट हो गई। इस धसे हुए पार्ट को बोलते हैं टी ट्यूबुल। क्या बोलते हैं बेटा, टी ट्यूबुल, टी फॉर ट्रांसवर्स, ठीक है। कट तो नहीं रहा है बेटा थोड़ा भी पार्ट? No, sir. से देखो सार्कोलीमा कुछ एक जगह पर अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है, धस जाती है, और उस इनवेजिनेटेड पार्ट को बोलते हैं टी ट्यूबुल। ओके, अब जहां पर टी ट्यूबुल होता है तो स्केलेटल मसल सिस्टम में अगर आप देखोगे, स्केलेटल मसल्स में देखोगे या सेल में देखोगे, तो जहां पर ये डार्क बैंड और आई बैंड ओवरलैप होता है ना, उस ओवरलैपिंग वाले पार्ट पर क्या होता है, ये टी ट्यूबुल बनता है। देखो ना, रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, जहां पर ये ओवरलैप होते हैं उस हिस्से पे टी ट्यूबुल बनता है। व्हाट इज टी ट्यूबुल? इनवेजिनेटेड पार्ट ऑफ सार्कोलीमा। अब जहां पर ये टी ट्यूबुल बनता है उसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो सिस्टर्नी होती है। देखो जहां जहां टी ट्यूबुल होगा वहां पर क्या होती है, सिस्टर्नी। जब आप कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे तो पढ़ते ना वो सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसाइकल से बनता है कि नहीं बनता ईआर, याद करो लोअर क्लासेस को। ईआर किस किस से बनता है, ट्यूबुल से बनता है, सिस्टर्नी से बनता है, वेसाइकल से बनता है, कुछ याद आया? ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने सिस्टर्नी लिखा है या लिखूंगा तो आप उसको मान लेना ईआर। लो मैं इसको ईआर लिख दूं, अब खुश, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। No, तो sir. एक टी ट्यूबुल के दोनों तरफ एक एक सिस्टर्नी होती है, एक एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या भरा होता है बेटा, कैल्शियम भरा होता है। समझो बेटा, जब मैं आपको हार्मोन्स पढ़ाता था तो मैं बोलता था कैल्शियम की कमी से आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, अकड़न आएगी। कैल्शियम का रोल है कि नहीं? ये जो ईआर है इसके अंदर ये पीला पीला जो भरा हुआ है ना बेटा, ये क्या है, कैल्शियम है। क्या है ये, कैल्शियम आयंस है ये। तो अब आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैल्शियम का मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई रिलेशन आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आप में जब जब कैल्शियम की कमी होगी तो आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम देखी जाएंगी। समझी आरती के नहीं समझी? आपको समझ में आया आरती? हाँ सर। कैल्शियम की कमी होगी, पैराथॉर्मोन अगर कम निकलेगा तो कैल्शियम की कमी होगी, तो आपको कौन सी बीमारी हुई थी, टिटेनाई, जिसमें आपको क्रैम्प्स आते थे। तो ये कैल्शियम का रोल है मसल में, इसलिए आपको क्रैम्प्स आने वाले थे। तो ये रिलेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ पा रहा है, कैल्शियम का मसल का क्या संबंध था? चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका टी ट्यूबुल और ये हो गया सिस्टर्नी। एक टी ट्यूबुल और उसके आसपास के दोनों सिस्टर्नी को मिला के हम बोलते हैं बेटा मसल ट्रायाड। क्या बोलते हैं, मसल ट्रायाड या टी सिस्टम। तो ये पूरे डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं बेटा, ऐसे ऐसे, यानी इसको एक टी ट्यूबुल और उसके जो ईच साइड में आपका ईआर का सिस्टर्नी है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं बेटा मसल ट्रायाड। तीन है ना, एक दो तीन, दो सिस्टर्नी एक टी ट्यूबुल मिला के क्या बोल दिया, मसल ट्रायाड, या इसको बोलते हैं बेटा हम टी सिस्टम। जबकि अकेला ये टी ट्यूबुल था, यानी टी ट्यूबुल अलोंग विथ टू सिस्टर्नी, वो किसका पार्ट था, ईआर का। इन तीनों को मिला के बोलते हैं मसल ट्रायाड या टी सिस्टम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, श्रेया पवार बताएगी पोर्टल ट्रायाड कहां पे नाम आया था, पोर्टल ट्रायाड, श्रेया पवार। श्रेया भेरे, पोर्टल ट्रायाड कहां पे नाम आया था? यहां पे नाम आया मसल ट्रायाड। तो मैं आपसे पूछता हूं पोर्टल ट्रायाड मैंने कहां पे नाम लिया था? ये डिंपल, वासु,
सॉरी, इसको स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक हुई है, लगाओ। हम साइंस पढ़ने के बाद भी इन टोटका बोलते हैं, टोटका, इस पर भरोसा करने की बिगड़ क्या रहा है, इस माने आपको याद हो जाएगा। तनिषा ने आंसर दिया है, श्रद्धा ने भी दिया है लीवर। करेक्ट आंसर है आप लोगों का। लीवर में हमने पढ़ा था पोर्टल ट्रायड, जहां पर 3 ब्रांच थी। वो किसकी थी, घर पे जाके देखते रहना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए, तो ये हो गया मसल ट्रायड। अब ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। सोचो, मेरा डायग्राम आपको देखना ही पड़ेगा आखिरकार, ये डायग्राम आपको देखना ही पड़ेगा। तो देखो, मैंने सोचा कि मुझे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, देखो ये, ठीक है। तो मैंने सोचा, मतलब यहां से ऑर्डर आया, यहां से ऑर्डर आएगा, ये न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये न्यूरॉन है मेरा, ठीक है ना। यहां से ऑर्डर आएगा, और आपका जो न्यूरॉन्स का एंडिंग्स है वो सार्कोलीमा के जिस पार्ट से कनेक्टेड है, तो उस पर एक जंक्शन बना, नहीं बना, स्नैप्स, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। स्नैप्स बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट आएगा, एक्सॉन वाला पार्ट आएगा। ये देखो स्नैप्टिक नोब वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे, एक्सॉन टर्मिनल्स। तो एक्सॉन, या मैं बोलूंगा न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो स्नैप्स बनेगा, इसको बोलेंगे, या जो जंक्शन बनेगा, इसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बन गया, ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। तो सार्कोलीमा से, ये मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, उसको मैंने नाम दिया था सार्कोलीमा। तो जब आपका एक्सॉन सार्कोलीमा के जिस एंड से कनेक्टेड हो रहा है, उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ये क्या है आपका, मोटर एंड प्लेट। और ये दोनों के बीच का जो जंक्शन, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब होगा क्या आप में, मैंने सोचा मुझे हाथ को मोड़ना है, तो ये सोचा, तो इंपल्स कहां से आ रहा है, मेरे ब्रेन से आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीएनएस से। तो ये वहां से आएगा, ब्रेन से मान के चलो, और यहां पर आ जाएगा, और यहां पर क्या निकाल देगा, ये एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन को कौन पिक कर लेगा, मोटर एंड प्लेट पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस एसिटाइल कोलिन को रिसीव करेंगे और इसमें वापस एक्साइटेशन कर देंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था, मसल सेल में एक कैरेक्टर क्या था, एक्साइटेबिलिटी। समझ गए ना। ये इंपल्स जो इस पे आया, उस पे फैल जाएगा, ठीक है ना। अब सार्कोलीमा पे फैल गया, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर आया ना, तो यहाँ पे आके वो मसल के अंदर घुस गया, और मसल सेल की जो सार्कोलीमा है, उस पर मोटर एंड प्लेट से वो पिक किया गया, और पूरी की पूरी सार्कोलीमा पे फैल गया। अब उसको अंदर घुसना है, तो अंदर घुसने का रास्ता देता है टी ट्यूबल। ये जो करंट है, जो इंपल्स है, वो टी ट्यूबल के थ्रू कहां पर चला जाएगा, मसल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, और एंटर करने के बाद वो सिस्टर्नी से क्या निकलवाएगा, कैल्शियम। और ये कैल्शियम आगे चल के इनमें ऐसा चेंज करेगा, पढ़ाऊंगा कल मैं आपको, कि वो आप में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। समझ गए ना। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर मोटर एंड प्लेट क्या है ये भी समझ में आपको आना चाहिए, टी ट्यूबुल क्यों थे, सिस्टर्नी क्यों थे, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर ये आपको दिख रहा हो, भले मैं छोटा सा पार्ट इसका जूम आउट करता हूं, तो ये डायग्राम से पढ़ा दूं क्या। इसमें क्या है, बहुत सी चीजें मैंने हाथ से बनाई है, एम लाइन क्या है, उसमें आपको समझ आ नहीं पाएगा। अच्छा, पहले इससे पढ़ लो, बाद में उस डायग्राम से भी पढ़ा दूंगा 2 मिनट के अंदर। रेडी हो, तैयार हो क्या बेटा, मतलब आपको दिखना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं दिखेगा तो फिर मुझे डायग्राम को, स्लाइड को चेंज करना पड़ेगा। जल्दी बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो देखो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मायोफाइब्रिल्स। क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये देखो लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये आपको ऐसा दिखता है ना, इसी की वजह से इसको क्या नाम दिया था आपने, स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्राइप्ड मसल। ओके, तो पहले हम बात करते हैं लाइट बैंड की करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सार्कोलीमा है, ये भी सार्कोलीमा है नीचे तक। मैं अभी एक कोई मान के चल रहा हूं ताकि आपको जूम आउट करके चीजें समझ में आए। तो दोनों आई बैंड के बीच में आपको जिगजैग एक लाइन दिखेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। अगर आपको ये थोड़ा सा डार्क में डार्क हो गया तो मैं इसको व्हाइट से कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हो जाएगी आपकी जिगजैग लाइन होती है, इस जिगजैग लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। लेकिन बेटा यहां पर जेड का मतलब जिगजैग नहीं है,
जेड एक जर्मन वर्ड है, ना ये लैटिन वर्ड है ना ये इंग्लिश वर्ड है। जेड एक क्या है? जेड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जुइसेंसिव। सही है, ठीक है, उससे जेड नाम आया। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं जेड मतलब जिगजैग, बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा। तो ये क्या हो गया आपका जेड लाइन। ये जेड लाइन सार्कोलीमा के इस एंड से इस एंड तक फैला रहता है और दोनों आई बैंड को बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। मतलब आई बैंड का आधा हिस्सा जेड लाइन के इस तरफ आएगा और आधा हिस्सा आई बैंड का इस तरफ आएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना ये जेड लाइन डिवाइड आई बैंड इनटू टू हाफ, यानी जेड लाइन के इस तरफ आधा हाफ आएगा आई बैंड का और जेड लाइन के आधा हाफ इस तरफ आएगा। भले ये एक लाइन में नहीं दिख रहा है आपको, पर ये कंप्लीट आई बैंड है, ये कंप्लीट आई बैंड है, ये कंप्लीट आई बैंड है। तो जेड लाइन के आधा आई बैंड इस तरफ है और आधा आई बैंड इस तरफ है। गॉट इट? तो जेड लाइन से आई बैंड अच्छे से चिपके रहते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो जेड लाइन आई बैंड को दो हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, ये हो गई आपकी जेड लाइन। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है पीले कलर का, ये होता है आपका आई बैंड। ये क्या है आपका आई बैंड, या इसको बोलते हैं लाइट बैंड। आई बैंड को या लाइट बैंड को हम लाइट बैंड क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा ना। देखो आप ध्यान से देखना, आई बैंड का कुछ हिस्सा ए बैंड के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई बैंड इतना बड़ा है ये, लेकिन आई बैंड का बेटा इतना हिस्सा तो ए बैंड के नीचे आ गया कि नहीं आ गया? बोलो मुझे जरा, बोलो। नहीं समझ में आ रहा हो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बैंड का इतना हिस्सा तो आपके ए बैंड के नीचे आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई बैंड का आपको ये हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि डार्क बैंड के अंदर ही दब गया ना, तो आपको आई बैंड इतना दिखाई देगा। तो आई बैंड को आई बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट है, आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक बैंड, यानी ये पोलराइज्ड लाइट के लिए मोनो रिफ्रैक्टिव होता है। जब आप इसमें पोलर लाइट डालोगे ना तो ये उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ा ना फिजिक्स में, म्यू, पानी का अलग होता है कांच का अलग होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना बेटा? पढ़ा है सर, पढ़ा है सर। ठीक है। तो आई बैंड में सिर्फ आई बैंड आ रहा है क्योंकि ये तो डार्क बैंड के अंदर आ गया, तो इस पर आप पोलर लाइट डालोगे तो ये पोलर लाइट के लिए क्या होगा? ओनली मोनो रिफ्रैक्टिव होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया आई बैंड, आइसोट्रोपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक? इट इज मोनो रिफ्रैक्टिव इन पोलराइज्ड लाइट। इस आधार पर इसका नाम क्या रखा गया बेटा? आई बैंड। अब लाइट बैंड क्यों बोला है? जब इस पर आप लाइट डालोगे तो इसको लाइट क्रॉस कर जाएगी बेटा, पार कर जाएगी, हल्के कलर के ना, तो इसको लाइट क्रॉस कर जाएगी। सिंपल लाइट डालोगे या आपको लाइट कलर के दिखेंगे, ठीक है? तो इसको नाम दे दिया लाइट बैंड या आई बैंड। आई बैंड नाम कहां से आया मैंने इस बात को प्रूव कर दिया आपको, ठीक है ना? और लाइट को तो लाइट बोलेंगे। तो जो टोटल आई बैंड है, टोटल आई बैंड की बात कर रहा हूं मैं, टोटल आई बैंड या लाइट बैंड की लंबाई पता है कितनी होती है बेटा? कोई बताएगा मुझे? लेंथ ऑफ आई बैंड ये होती है बेटा 1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। ये किसकी लंबाई है बेटा? आई बैंड की। तो मैं आपसे पूछता हूं आज, अगर टोटल आई बैंड की लेंथ कितनी है? 1 माइक्रोमीटर है, तो आप मुझे बताओ जेड लाइन के इधर आधा लाइट बैंड है, जेड लाइन के इस तरफ आधा आई बैंड है, तो जो आधा आई बैंड है उसकी लंबाई कितनी होगी बेटा? डिंपल, डिंपू जल्दी से बोलो, वासु टेल मी नाउ फास्ट, हाफ आई बैंड की लंबाई कितनी होगी? 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5। तो 0.5 इस तरफ होगा और 0.5 इस तरफ होगा, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1 माइक्रोमीटर। समझ गए ना? ये इतनी सी बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये आपका आई बैंड हो गया, लाइट बैंड होता है। अब इसके अंदर मैं कल जाऊंगा, इसके अंदर भी जाएंगे, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, कल मैं आई बैंड के अंदर धसूंगा बेटा, अंदर जाऊंगा। अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि आई बैंड आइसोट्रोपिक कहलाता है, ये लाइट कलर के होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब कल मैं एक्टिन फिलामेंट के अंदर जाके दिखाऊंगा आपको, अभी इतना सुन के छोड़ दो, ठीक है? दूसरा होता है हमारा डार्क बैंड। डार्क बैंड
कुछ नहीं बेटा, ये डार्क कलर का, देखो मैंने इसको जानबूझ के थिक बनाया, ये मोटा है जबकि ये कैसा है, थिन है। मैंने डायग्राम ऐसा क्यों बनाया पता है आपको, ताकि आपको डायग्राम से ही चीजें समझ में आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं डार्क बैंड, क्योंकि ये थिक है, डार्क है। जब इस पर आप लाइट डालोगे ना तो इस पे लाइट क्रॉस कर पाएगी क्या, इसको बोलो कि लाइट इनको क्रॉस कर पाएगी क्या? थिकनेस ज्यादा है तो लाइट क्रॉस नहीं करेगी। ये डार्क कलर के दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे आपको? एनसीईआरटी में इसका रियल डायग्राम भी दिया है। ओके, तो ये डार्क कलर के दिखते हैं क्योंकि मोटे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, डार्क बैंड। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, डार्क बैंड। दिख रहा है आपको? अब इसको ए बैंड क्यों बोलते हैं? ए बैंड मतलब एन आइसोट्रोपिक, जबकि आई का मतलब क्या था, आइसोट्रोपिक, जबकि ए बैंड का मतलब क्या है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। पता है इसको ए बैंड क्यों बोलते हैं? ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, ये ए बैंड है, दिख रहा है आपको बराबर? बोलो। हाँ सर। अब ए बैंड में आई बैंड का थोड़ा सा हिस्सा नहीं आ गया, ओवरलैप वाला, देखो ये थोड़ा सा आई बैंड नहीं आ गया, यानी ए बैंड के जो एंड थे उनको थोड़ा थोड़ा ओवरलैप आई बैंड नहीं कर रहा है क्या? देखो ये कर रहा है, आई बैंड का कुछ हिस्सा ए बैंड के नीचे आ गया कि नहीं आ गया? देख लो अच्छे हाँ से। सर आ गए। तो आई बैंड का रिफ्रैक्शन अलग होगा, ए बैंड का अलग होगा। तो जब आप इसमें पोलर लाइट डालोगे तो ये मोनो रिफ्रैक्टिव होगा या डबल रिफ्रैक्टिव होगा? मैं आपसे ही पूछता हूं। डबल। डबल होगा, यानी जब भी आप इस पर पोलर लाइट डालोगे तो ये पोलर लाइट के लिए क्या है, डबल रिफ्रैक्टिव है। इसलिए इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब एक ही होगा, आइसो मतलब सेम होता है ना, तो आइसो मतलब एक ही होता है। तो आई बैंड में सिर्फ आई बैंड था, तो पोलर लाइट में वो मोनो रिफ्रैक्टिव था। लेकिन यहाँ पर आपको देखो कुछ हिस्सा इसका मिलेगा आई का, और ए तो पूरा है ही। तो ये जब इस पर पोलर लाइट डालोगे तो इसका रिफ्लेक्शन अलग आएगा, इसका डार्क बैंड का तो अलग आएगा ही। तो इट इज डबल रिफ्रैक्टिव इन पोलराइज्ड लाइट। इस आधार पर इसका नाम रखा गया है एन आइसोट्रोपिक, जिसको आप पढ़ते हो ए बैंड। चूंकि डार्क कलर का है तो मैंने बोल दिया डार्क बैंड। कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो? कितना सिंपल है ये, बहुत सिंपल है बेटा। मैं तो बोलूंगा हलवा है, हलवा। हाँ, आरती ने कमेंट किया था 0.5 सर, डायग्राम बनाने में हार्ड है, नोट्स में भी, नोट्स में नहीं बनाया तो चलेगा क्या? तो फोटो ले लिया करो ना, स्क्रीनशॉट, या मैं आपको शेयर कर दूंगा। तुम सिर्फ पढ़ते जाओ बेटा, पढ़ते जाओ, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो अब मैं इवेंट के अंदर जा रहा हूं बेटा। इवेंट को इवेंट क्यों बोला, डार्क बैंड क्यों बोला, मैंने इसका जवाब आपको दे दिया। अब देखो जरा, ये मोटा है क्योंकि इसमें जो मायोसिन के मॉलिक्यूल है उसका नंबर ज्यादा है, इसमें जो एक्टिन के मॉलिक्यूल है ना आपके आई बैंड में वो कम है, इसलिए पतला दिख रहा है, ये मोटा दिख रहा है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे। अब देखो यहां से यहां तक आपका पूरा क्या है, ए बैंड है। देखो ये एक ए बैंड ये है, 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 ठीक है। अब आप फिर से देखो, ए बैंड के जो किनारे हैं उनको आई बैंड ने ओवरलैप नहीं किया, थोड़ा थोड़ा देखो ये किया है कि नहीं किया है? देखो ये ए बैंड के जो किनारे हैं उनको आई बैंड ने थोड़ा थोड़ा ओवरलैप किया है कि नहीं किया है? बोलो मुझे। हाँ हाँ सर। ठीक है, और बीच का जो पार्ट है देखो ये वाला, जहां तक आई बैंड की पहुंच नहीं है, तो जहां पर आई बैंड नहीं आ पा रहा है तो वो पार्ट आपको ये दिखेगा ना, यहां से मैंने, चलो ये दिखाता हूं व्हाइट लाइन से, लो अब समझ जाओ तुम। अब तो मुझे लगता है दिख रहा होगा, यानी ए बैंड तो बेटा इतना बड़ा था, लेकिन ए बैंड के जो किनारे हैं वो किससे ओवरलैप्ड है, आई बैंड से। तो जितना ए बैंड आपका आई बैंड से ओवरलैप नहीं है, मैं ए बैंड की किस रीजन की बात कर रहा हूं, जो रीजन आपके आई बैंड से ओवरलैप्ड नहीं है उसको हम बोलते हैं एच जोन, एच लाइन, एच स्टैंड्स फॉर हैंसन। गॉट इट? बोलो। Yes, sir. मतलब मैं बोल सकता हूं, अब मैं बोलूंगा नहीं, पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा, ये जो किनारे हैं डार्क बैंड के उनको ओवरलैप कौन कर रहा है, आई बैंड। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, डार्कनेस किसकी ज्यादा होगी, जहां पर ये दोनों पार्ट आ रहे हैं या जहां पर सिर्फ डार्क हिस्सा आ रहा है? ओवरलैप पार्ट में डार्कनेस ज्यादा होगी या बिना ओवरलैपिंग पार्ट में डार्कनेस ज्यादा होगी? बोलो। Overlap. मैं आपको सब एनसीईआरटी बिना दिखा वाले। देता हूं,
सब बिना वाले हो, क्या बिना ओवरलैप वाला। सोच के बोलो ना यार बेटा। ओवरलैप वाले। देखो ये एनसीईआरटी आपको दिखा रही है, रियल डायग्राम है। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, डार्क बैंड है। अब डार्क बैंड में भी बीच में देखो उसने हल्का कर दिया, हल्का नहीं कर दिया, देखो ये हल्का, ये तो आई बैंड है, पूरा पूरा सफेद रंग का दिख रहा है, लाइट कलर का, ठीक है ना। उसके बीच में ये जेड लाइन है, ये रियल इमेज है, ठीक है ना। यहाँ पे वो आपको रफ डायग्राम बता रहा है समझाने के लिए। आप तो रियल को देखो ना, हम रियल से क्यों भागे। तो ये डार्क बैंड का किनारा है, वो कुछ ज्यादा डार्क नहीं है। देखो ये किनारा डार्क है, ये किनारा डार्क है, बीच में कम डार्क नहीं है थोड़ा सा। मत बोलो, मैं जब तक खड़ा रहूंगा ऐसे ही, मत बोलो। हाँ सर। तो तुमने जवाब दिया था कि बिना ओवरलैपिंग वाला पार्ट डार्क होगा। गलत जवाब क्यों दिया था? जब मैं कह रहा हूं ये जो डार्क बैंड के किनारे हैं उन पर ओवरलैप कौन कर रहा है, आई बैंड। तो यहां पर कुछ मोटाई ज्यादा नहीं हो जाएगी। डार्क डार्क कब होगा, जब थिकनेस बढ़ेगी। तो आपका जितना पार्ट बीच का ओवरलैप नहीं है वो लेस डार्क हो जाएगा। अब समझना, आपको हंसी आएगी। डार्क बैंड का बिना ओवरलैपिंग वाला लेस डार्क एरिया क्या कहलाता है, एच लाइन। डार्क बैंड का लेस डार्क एरिया क्या कहलाता है, एच जोन या हैंसन लाइन। फिर से बताता हूं मैं आपको, लो एनसीईआरटी में बताता हूं। देखो पहले बोलो, दिख रहा हो तो मुझे क्लियर कर देना। डार्क बैंड का, पूरा डार्क बैंड है ना ये, डार्क बैंड का कम डार्क वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये एच जोन। पूरा डार्क है ना, और डार्क में बीच में ये कम डार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो जरा। इसको नाम दिया मैंने एस जोन। ये ज्यादा डार्क पता क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर देखो ये आई बैंड ओवरलैप कर रहा है। देखो ये आई बैंड और ये ए बैंड है। ए बैंड तो ये पूरा का पूरा है, लेकिन ए बैंड का इतना हिस्सा इससे ओवरलैप है ना, तो डार्कनेस बढ़ गई ना। देखो ये इधर बढ़ गई डार्कनेस और इधर बढ़ गई डार्कनेस। तो ये डार्कनेस इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, और बीच में देखो ये ओवरलैप नहीं है, तो कैसा हो गया, थोड़ा कम डार्क नहीं हो गया क्या? अब भी नहीं समझे तो बेटा मैं फिर क्या कर सकता। मुझे लगता है अब आपको समझ जाना चाहिए। तनिषा ने क्या बोला, ओवरलैप्ड। सही बात, सही जवाब है। ओवरलैप पार्ट को छोड़ के डार्क बैंड का जो बिना ओवरलैप वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, एच जोन, हैंसन नोड, जो भी आपको बोलना है। मतलब एच का मतलब हैंसन से यहां पर, ठीक है ना, साइंटिस्ट का नाम है ये। अब देखो जरा, डार्क बैंड का बीच में एक थोड़ा सा थिक है, थिक पार्ट दिख रहा है। देखो ये बिल्कुल बीच में, देखो ये एकदम मिडिल में। मतलब ये जो एम लाइन है ना, ये डार्क बैंड को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये जो बीच में लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं एम लाइन। तो एम का मतलब यहाँ पर मिडिल नहीं है। एम भी क्या है, जर्मन वर्ड है बेटा ये। इसका मतलब होता है मिटलेसीव। जेड का मतलब क्या था, जुइसेंसिव। एम का मतलब क्या है, मिटलेसीव। बहुत से लोग निकालते हैं कि एम फॉर मिडिल, नहीं। हाँ मीनिंग वो आ जाएगा, पर एम का मतलब मिडिल नहीं है। एम यहाँ पर किसको टारगेट करके लिखा गया है, मिटलेसीव। ये भी जर्मन वर्ड है। तो एम लाइन क्या होता है, जो डार्क बैंड के बीच में एक मेम्ब्रेन है जो आपस में इनको जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं एम लाइन। हाँ हम समझने के लिए एम से मिडिल मान सकते हैं, लेकिन एम का मतलब मिडिल नहीं है। तो देखो ये तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ना ये पार्ट, यानी इनको आपस में जोड़ने वाला। मैं कलर भी डार्क ही ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो बीच में मेम्ब्रेन है ना, ये हो जाएगी आपकी क्या, एम लाइन। ठीक है। अब आप नीचे एक सार्कोमियर देखोगे। मैं अपना वो डायग्राम ले लेता हूं, आपको ये जो अच्छा वाला लग रहा था, ठीक है ना। अब आप समझो, यहां पर ये जेड लाइन है, ठीक है, ये जेड लाइन है, ये आई बैंड है। देखो आई बैंड इधर है, आधा इस तरफ है। तो आई बैंड की टोटल लंबाई कितनी थी बेटा, 1 माइक्रोमीटर। तो इस आधे की, आधे आई बैंड की कितनी होने वाली है, 0.5 माइक्रोमीटर। तो इधर देखो ये भी आई बैंड था, इधर पूरा बनाओगे डायग्राम तो आधा आई बैंड इधर आया, इसकी भी कितनी होगी, 0.5 माइक्रोमीटर। ये आपका ए बैंड है या डार्क बैंड है, ठीक है ना। ये इसकी क्रॉस ब्रिज है जो आपको दिखाएगा ना ऐसे, ये मैं कल बताऊंगा आपको, क्रॉस ब्रिज है। तो देखो ये ए बैंड था पूरा बेटा, तो ए बैंड के इस हिस्से को आई बैंड ने ओवरलैप नहीं किया। देखो ये ए बैंड के जो किनारे हैं, ए बैंड का ये किनारा है, ए बैंड का ये किनारा है, ये किनारा, ये किनारा है, तो इन किनारों को कौन ओवरलैप कर रहा है बेटा, आई बैंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ ओवरलैप। ये कई बुक में लिखा जाता है ओ बैंड,
उन्होंने ओ बैंड ही बना दिया। मतलब कुछ भी मिला उसको बैंड जोड़ते जाओ। और हंसता हुआ कोई बैंड मिले तो क्या बोल देना उसको, हंसता हुआ बैंड मिले तो क्या बोल देना उसको। क्यों आलोक, यस पाटिल, कितने बैंड आ रहे हैं, ए बैंड, आई बैंड, और ओवरलैपिंग एरिया को बोलते हैं जहां पर आई बैंड ए बैंड को ओवरलैप कर रहा है उसको बोलते हैं ओ बैंड बोल देते हैं, रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने बोला जो बैंड हंसता हुआ उसको क्या बोलोगे, हंसता हुआ वाला बैंड। अरे हस्बैंड बोल दो ना, हस्बैंड बोलने में क्या बुरा मतलब क्या जा रहा है तुम्हारा यार। हस्बैंड। हाँ बाकी पब्लिक ने बोल दिया हस्बैंड, पहले हेडबैंड बोला था, बाद में स्पेलिंग चेंज कर दी और हस्बैंड बना दिया। मुझे लग रहा है स्पेलिंग तो अभी भी गलत है श्रद्धा जी, शायद मेरी नजर में तो अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो तो देखो ए बैंड, अब ए बैंड का ये जो हिस्सा है जहां पर आई बैंड भी आ रहा है ये थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो जाएगा, ये जो ओवरलैप नहीं है वो तो कम डार्क होगा, इसको बोलते हैं एच जोन। डार्क बैंड का बीच का कम डार्क एरिया क्या कहलाता है, एच, एच जोन, एच स्टैंड्स फॉर हैंसन, ठीक है। अब बीच में इसमें एक एम लाइन लिखा नहीं है, इसको एम लाइन और लिख देनी चाहिए थी, मैं लिख देता हूं ग्रीन कलर से। देखो ये बीच में थोड़ा सा ये लाइन और है, इसको बोलते हैं हम क्या, एम लाइन, एम लाइन। ए बैंड के एकदम बीचों बीच में से एक मेम्ब्रेन है जो इनको आपस में जोड़ने का काम करती है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं डार्क बैंड के बीचों बीच में थोड़ा सा थिक हो जाता है, उस थिकनेस को बोलते हैं एम लाइन या एम बैंड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा इतना हो जाएगा एच बैंड, एच के बीच में भी बीचों बीच में है वो एम लाइन है, और ए बैंड का आई बैंड से जितना हिस्सा ओवरलैप हो रहा है उसको बोलते हैं ओवरलैप रीजन या ओ बैंड, और ओवरलैपिंग रीजन के ऊपर ही क्या होता है आपका, टी सिस्टम होता है, समझ गए ना। अब देखो जरा यहां पर एक बात आती है, ये तो देखो आई बैंड आपका एक्टिन फिलामेंट से बना होता है, और आपका जो डार्क बैंड है वो मायोसिन थिक फिलामेंट से बना होता है, वो थिक है, मायोसिन कैसा है, थिक है, इसको थिक बैंड बोलते हैं। ये पतले हैं तो इसको बोलते हैं थिन बैंड। मैंने आपको पहले बताया था डार्क बैंड की मोटाई ज्यादा होती है और लाइट बैंड की मोटाई कम होती है, तो थिक बैंड और थिन बैंड भी बोल दो तो भी चलेगा। थिक बैंड में डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन है तो आप मायोसिन बैंड भी बोलो तो भी चलेगा, हालांकि उसके अंदर की प्रोटीन्स है, लेकिन आप बोलना चाहो तो बोलने में कुछ नहीं जा रहा है और रॉन्ग नहीं हो सकते आप, आपकी इच्छा, आप बोलो। मैं ऐसा नहीं कि किताब में जो लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर है, आप बोल सकते हो, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता है, ठीक है। चलो तो मुझे यहाँ पे बताना बेटा सार्कोमियर, मुझे आपको बताना यहाँ पर सार्कोमियर। तो मैं न्यूक्लियस वगैरह सब हटा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपने को इनसे अभी काम नहीं है बेटा, ये सब हटा दो, अभी इनकी जरूरत ही नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। अब आप सार्कोमियर को देखो जरा ध्यान से देखो सार्कोमियर, ठीक है। ए बैंड की जो लंबाई है, जो डार्क बैंड या ए बैंड है, इसकी लंबाई कितनी होती, कौन मुझे बताएगा, 1.5, यहां से यहां तक जो आपका ए बैंड है ना, यहां से यहां तक, इसकी पूरी लंबाई पता कितनी होती है, 1.5 माइक्रोमीटर, जबकि पूरे आई बैंड की लंबाई कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर। लेकिन जेड लाइन के आधा इस तरफ आ रहा है और आधा इस तरफ आता है, ठीक है। मैं उसको अगर सेम कलर में बना दूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। लो आधा आई बैंड इधर होता है, लो आई बैंड का आधा हिस्सा जेड लाइन की तरफ है और आधा इधर है, तो ऐसे आप समझो इसको, ठीक है। तो देखो दो जेड लाइन के बीच, दो लगातार, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो एरिया कहलाता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर, और इसी सार्कोमियर को हम मसल की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फंक्शनल यूनिट कहते हैं इसको। एक मिनट यार, मेरी आवाज आ रही है सबको, यस सर। तो मेरा नेट चला गया था फोन का, चलो ठीक है 5 मिनट में खत्म ही कर रहा हूं। चलो अभी क्लियर है ना, मेरा नेट मोबाइल का चला गया, अभी मैं क्लियर विजिबल ऑडिबल हूं ना श्रद्धा? हाँ सर। हाँ तो देखो, तो दो लगातार जेड लाइन के बीच का, टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो सेगमेंट है, मायोफाइब्रिल का जो
पार्ट दो जेड लाइन के बीच में आ रहा है, तो एक जेड लाइन ये, एक जेड लाइन इधर है, अब इधर भी एक जेड लाइन होगी, ऐसे लगातार होंगी कि नहीं होंगी। तो दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है आपका सार्कोमियर। यानी सार्कोमियर में क्या क्या आता है, एक तो पूरा कंप्लीट ए बैंड आता है या डार्क बैंड आता है, और आधा आई बैंड इस तरफ का आएगा और आधा आई बैंड इस तरफ का आएगा। बोलो जरा, अगर आप एक सार्कोमियर की बात करोगे तो वन सार्कोमियर, ईच सार्कोमियर मेड अप ऑफ ए कंप्लीट ए बैंड एंड हाफ ऑफ आई बैंड ऑफ ईच साइड। यानी पूरा आई बैंड एक तरफ का नहीं आया, ये पूरा आई बैंड ये है बेटा इस तरफ का, तो आधा आई बैंड इधर आया और आधा आई बैंड इधर आया और पूरा ए बैंड आया, तो ये मिलके क्या बन जाएगा आपका सार्कोमियर। तो देखो 0.5 आई बैंड की लंबाई, 0.5 इस आई बैंड की लंबाई, और ए बैंड की कितनी है 1.5, तो टोटल सार्कोमियर की लंबाई कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा मुझे, टोटल लेंथ ऑफ सार्कोमियर 2 कितनी, खदीजा, खदीजा बोलो बेटा, अरे देख के बोल दो ना बोर्ड पर। संजीवनी, संजीवनी बोलो 2.5। 2.5। तो अभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, कभी भी आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है बेटा, 2.5 माइक्रोमीटर। क्यों होगी, आपके पास कंसेप्ट है ना, क्योंकि पूरा तो ए बैंड आया और ए बैंड की लंबाई कितनी होती है 1.5 माइक्रोमीटर, और आई बैंड की लंबाई कितनी होती है कंप्लीट 1 माइक्रोमीटर, तो आधा आई बैंड आ रहा है ना, तो 0.5 इधर से आएगा आपका और 0.5 इधर से आएगा, तो 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर सॉरी 1.5 माइक्रोमीटर का क्या था आपका ए बैंड था, तो टोटल सार्कोमियर की लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5 माइक्रोमीटर। गॉट इट, जल्दी बोलो। यस सर। तो आज के लिए इतना काफी है, आज मैं इतना काफी मैंने पढ़ा दिया। कल मैं आई बैंड के अंदर जाऊंगा बेटा, अंदर धसूंगा इसके काय से बना है, कौन कौन से प्रोटीन्स है, बहुत सिंपल है। कल मैं ए बैंड के अंदर भी जाऊंगा और कल ही मैं आपको बता दूंगा कि आपका ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, कल ही। अभी आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लो और लेक्चर को आप छोड़ सकते हो। देखो जो आपका आई बैंड है ना, आई बैंड देखो, ये आई बैंड ये किस पे खिसकेगा, ए बैंड पर, ऐसे ऐसे। देखो अभी मसल्स की लंबाई इतनी है तो ये ओवरलैप होगा, देखो ऐसे छोटी हो गई कि नहीं होगी, देखो साइज, ये सार्कोमियर है, मान के चलो एक सार्कोमियर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो हर एक सार्कोमियर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो देखो जितने सार्कोमियर होंगे इसके अंदर वो सब छोटे होते गए, देखो होते गए, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जेड लाइन किसको टच कर जाएगा, ए बैंड को। देखो इसको ऐसे करो, ऐसे जेड लाइन किसको टच कर जाएगा, ए बैंड को, ये जेड लाइन किसको टच कर जाएगा, ए बैंड को, और दोनों आई बैंड किधर आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, यानी आई बैंड गायब ही हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको, और एम एच लाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा आई बैंड फिर अंदर आ जाएगा। अभी एच लाइन आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका एच बैंड तो गायब ही हो जाएगा। तो कल हम सब ये पढ़ने वाले हैं, आज के लिए इतना काफी है। जाऊं फिर मैं, आलोक क्या कह रहे हो, मतलब सर ये स्प्रिंग जैसा है, वेरी गुड। आलोक का दिमाग IIT वाला है, सही है, स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग स्प्रिंग, सही तो कह रहे हो आप, स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये सार्कोमियर होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि सार्कोमियर मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। एक सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 50 सार्कोमियर हुए ना, और सारे का कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन। कल मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय। खदीजा, जो सुबह का 11:15 का बैच उसमें क्यों नहीं आ रही हो तुम, खदीजा? मुझे बाद में कॉल करो आप लेक्चर के बाद, ठीक है? हेलो क्या, हाँ बाय बाय, चलो लेट हो गया थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। ओके बाय, टाटा, बाय सर। ओके बाय।